सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। अंतिम सेशन में मैंने आपसे पूछा था आर ग्रीन किट नामक RT-PCR टेस्ट किट निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई है जो 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम देती है। इसका सही उत्तर है रिलायंस ने इस टेस्ट किट को लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। अश्विनी कुमार, सबसे पहले डिस्कस करेंगे अश्विनी कुमार के बारे में। ये CBI के पूर्व डायरेक्टर थे जिन्होंने शिमला में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं बीमारी से तंग होने की वजह से ये कदम उठा रहा हूँ और मेरे मरने के बाद में अंगदान भी किए जाए, यानी मेरे जो अंग हैं उनका दान किया जाए। यहाँ पर इन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। देखिए इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। CBI के पूर्व डायरेक्टर तो ये थे ही, इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर के ये राज्यपाल भी रह चुके। 2013 में ये नागालैंड और मणिपुर के गवर्नर रह चुके। पहले इनको नागालैंड का गवर्नर बनाया गया और उसके बाद में उसी साल 2013 में ही मणिपुर का भी इनको कार्यभार दिया गया था। इसके साथ ही 2006 से लेकर 2008 तक ये हिमाचल पुलिस में DGP के पद पर भी कार्यरत रहे, यानी DGP के पद पर ये रहे थे 2006 से 2008 तक हिमाचल प्रदेश में। 2008 में CBI के डायरेक्टर बने थे। तो ये यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और काफ़ी गौरवान्वित करने वाली खबर है। देखिए भारतीय वायुसेना, इसका 88वां स्थापना दिवस है, वो मनाया जा रहा है आज के दिन 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं। देखिए सबसे पहले हम स्थापना की बात करेंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से की गई थी, यानी उस समय यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो इन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना करी थी। उसके बाद आज़ादी के बाद, यानी 1950 के बाद में हमें आज़ादी मिली 1947 में, और 1950 के बाद इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन एयरफोर्स रखा गया, यानी रॉयल शब्द को हटा दिया गया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय से इसको लिया गया है। भारतीय वायुसेना का जो ध्वज है वो 1951 में अपनाया गया। 1951 में अपनाया गया। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयर चीफ मार्शल है। ये भारतीय वायुसेना में सबसे ऊंचा पद है। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए जो पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनसे संबंधित एक संस्थान है जिसका नाम है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है, ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा पायलट ट्रेनिंग स्कूल है, यह इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वायुसेना का गान क्या है? जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान है या फिर अन्य जो संस्थाएं हैं उनका एक अपना गान होता है। ठीक है, इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का ध्वज, लोगो, ये आप देख सकते हैं इमेज में। और अभी आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुसेना गान है, वो आपको दिखाया जाएगा। एक तन्मयता के साथ में देखिए और आप भी अनुभव कीजिए इस गौरवमयी क्षण को कि भारतीय वायुसेना का गान क्या है। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक
के वीरों लेते हम प्रण। देश के नभ पर जब फैलाओ पर कर प्रहार लौटाओ घर। शत शत है तुमको नमन। देश पुकारे जब सबको दुख सुख बांटे एक समान। नीले वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान। वायुसेना की ये शान पीछे हो या करे कमान। मन खतरा कोई आए अगर छाए नभ पर काल समान। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस है, यह प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कपास का इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं बहुत ही पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसमें भी कपास का वर्णन मिलता है। उस समय लोग कपास की खेती करते थे। जिस समय इसको इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी यहाँ पर कपास का उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी प्राचीन ये फसल है। विश्व कपास दिवस 2020 की जो थीम है वो है कॉटन द फाइबर दैट मूव्स मी। कॉटन द फाइबर दैट मूव्स मी। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कपास एक नकदी फसल है। यह है मालवेसी कुल का सदस्य है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मालवेसी कुल का सदस्य है कपास का पौधा और कपास एक नकदी फसल है। विश्व में कपास की 2 किस्में हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी हैं? एक है देसी कपास और एक है अमेरिकन कपास। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिकन कपास, ठीक है, जिसका रेशा सबसे लंबा होता है। अगर रेशों की दृष्टि से हम इसका अगर वर्गीकरण करते हैं तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। एक होता है लंबे रेशे वाली कपास, एक मध्य रेशे वाली और एक छोटे रेशे वाली। तो ये 3 प्रकार की कपास होती है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड। कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा इसके लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा इसको वर्षा चाहिए होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा इसको चाहिए होती है। कम से कम 50 तो होनी ही चाहिए। अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो वहाँ पे कपास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक आदर्श जो दशा बताई गई है वो 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा रखी गई है। भारत में सर्वाधिक कपास है ये गुजरात में होता है, जबकि सबसे ज़्यादा कपास है वो बोया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ बोया जाता है? महाराष्ट्र में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोया गया जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन है वो गुजरात में होता है। कपास के बीज में जहरीलापन होता है। ये किस वजह से होता है? तो ये गोसीपोल के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो कपास से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे रसायन शास्त्र में अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। देखिए 2 मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया गया है। इसके अलावा फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किन किन को दिया जाएगा, तो ये आपको देखने हैं। इसके अलावा आज हम तीसरे क्षेत्र की बात करेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री, यानी रसायन में नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नाम आते हैं। एक है इमैनुअल कारपेंटियर, ये फ्रांस से हैं, महिला, ये महिला हैं। इस बार रसायन में नोबेल जीतने वाली दोनों ही महिलाएं हैं। तो पहली हैं इमैनुअल कारपेंटियर, ये फ्रांस से हैं। एक है जेनिफर ए डोडना, ये यूएसए से हैं। कहाँ से हैं? यूएसए से। तो ये 2 महिलाएं हैं जिनको इस वर्ष रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? देखिए जीनोम एडिटिंग प्रक्रिया के विकास हेतु इनको ये पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगले सेशन में हम सही जवाब के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स जिसे आरएएफ कहा जाता है, जो दंगों से निपटने, सामाजिक विश्वास पैदा करने और देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है, की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने विकल्प है 7 अक्टूबर 1992, 7 अक्टूबर 1991,
8 अक्टूबर 1992 या 8 अक्टूबर 1991? इसका सही जवाब दीजिए।